हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने साइटिका के पार्ट वन में देखा, उसके कारण क्या है, साइटिका क्या है, आयुर्वेद में साइटिका को किस नाम से जानते हैं, उसके लक्षण क्या हैं। अब हम पार्ट टू में देखेंगे कि उसके क्लिनिकल फीचर्स और उसके एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, और उसका ट्रीटमेंट और उसमें किए जाने वाले योगासनों के बारे में आज हम जानेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक वशिष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। सबसे पहले अपन देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द साइटिका। जैसा कि अपन ने पहले भी देखा कि इसका सबसे मेन फीचर होता है पेन। पेन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लंबोसेक्रल नर्व रूट, यानी जो उसका लंबोसेक्रल रीजन से जो साइटिक नर्व निकलती है यहाँ से, वहां से लेके फुट तक, वो पूरे के पूरे उसका जो कोर्स है, उस कोर्स में वेदना होती है, सीवियर पेन होता है। जैसे जैसे डिजीज बढ़ती जाती है, क्रॉनिक होती जाती है, और लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसमें है हॉट एंड कोल्ड, या टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन इन द लेग्स, और द या नंबनेस भी पैरों में कभी कभी आती है, झुंझुनी आ जाने इसको अपन कहते हैं, जलन होती है, या कभी कभी पैरों में झुंझुनी आ सकती है। ये जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ती जाती है, कंप्रेशन बढ़ता जाता है नर्व का, उसी प्रकार से ये लक्षण भी हमको सीवियरिटी दिखाई देने लगती है। और जब क्रॉनिक हो जाता है तो उसमें मस्कुलर वीकनेस भी आने लगती है, कि मसल्स, जो लेग की मसल्स हैं, वो कमजोर होने लगती है, और उसकी वजह से और सारे कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं। रिफ्लेक्सेस, हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में रिफ्लेक्सेस जरूर देखते हैं, जिसमें कि नी रिफ्लेक्स और एंकल रिफ्लेक्स, ये दो रिफ्लेक्स डिजीज के हिसाब से कौन सा पार्ट नर्व का इसमें इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से उन जर्क जो हैं वो डिमिनिश्ड दिखाई देते हैं। यदि ऊपर L4 तक है तो हमको नी जर्क जो है वो डिमिनिश्ड होगा, और यदि डिजीज L5 में है तो जर्क जो है, एंकल जर्क डिमिनिश्ड दिखाई देता है। ये हम अभी और आगे देखेंगे। गेट, पेशेंट की चाल जो उस पेन के कारण बदल जाती है। कंपनसेशन पेशेंट करता है कि जिस प्रकार से जिस पैर में पेन होता है, उस पैर को कंपनसेशन करने के लिए वो उसकी चाल जो है बदल जाती है। तो हम उसको चाल को देख के ही समझ सकते हैं कि जैसे हमारी एंट्री होती है उस पेशेंट की ओपीडी में, उसकी चाल देख के हम समझ जाते हैं कि इसको साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। ये इस फिगर में, इस ग्राफिकल फिगर में ये दिखाया गया है। जैसे इसके नर्व रूट तीन प्रकार के होते हैं, L4, L5 और S1। यदि नर्व रूट L4 में हर्निएशन है और वो L4 कंपोनेंट में कंप्रेस हो रही है, तो पेन कहाँ से कहाँ मिलेगा? L5 में यदि है तो पेन कहाँ से कहाँ मिलेगा, और S1 में यदि है तो पेन कहाँ से कहाँ मिलेगा? तो L4 यदि कंप्रेस हो रही है तो ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, यानी नी जॉइंट के ऊपर, नी जॉइंट के ऊपर ऊपर तक इस एरिया में, यानी ये पीछे का सामने दिखाई दे रहा है, ये सॉरी, ये सामने का है और ये पीछे का, बैक साइड का। तो सामने की तरफ ऊपर से थाई से लेके नी जॉइंट तक पेन होता है। ये कब होगा? जब कंप्रेशन L4 वर्टिब्रा में होगा। यदि वही कंप्रेशन L5 वर्टिब्रा में हो तो पीले रंग से दिखाया गया है, ये सामने से दिख रहा है। नी जॉइंट यहां से शुरुआत होगी इसकी, जहां इसका नर्व रूट होता है, और ये साइड साइड होते हुए लेटरल साइड में पेन होते हुआ ये फुट तक जाता है। ये L5 में यदि कंप्रेशन होगा तो। यदि S1 यानी इसके नीचे और नीचे, जैसे पहले थोरेसिक होती है, देन लंबर, देन सेक्रल वर्टिब्रा होती है, तो सेक्रल वर्टिब्रा में यदि S1 में यदि कंप्रेशन है तो पेन जो है ऊपर से ही शुरुआत होगी, सबका शुरुआत ऊपर से ही होगी। वहां से शुरुआत होकर ये पूरा फ्रंट एरिया कवर करते हुए, ये बैक एरिया कवर करते हुए, और जो है बिल्कुल साइड तक, यानी एंकल जॉइंट तक ये इसका पेन आता है। तो इसको अपन समझ सकते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर देख के कि कौन सा रूट कंप्रेस हो रहा होगा, इसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं, और आगे भी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है जो कि फिगर में दिखाई दे रही है। पेन भी होता है, और उसके साथ साथ नी जर्क, इसमें जब मैंने आपको पहले बताया डिमिनिश्ड नी जर्क, यानी L4 यदि वर्टिब्रा में कंप्रेशन होगा तो नी जर्क इसमें डिमिनिश्ड मिलेगा। L5 में यदि होगा तो ये पेन जो है बिग टो तक जाएगा, और इसमें
जो आपको पहले के फिगर में आपको दिखाया है मैंने। S1 में यदि कंप्रेशन है तो S1 में यदि कंप्रेशन होगा तो इसमें जो है रिफ्लेक्स द एंकल जर्क वो डिमिनिश मिलेगा। जो L4 में हमने देखा कि L4 में कंप्रेशन होने की वजह से नी जर्क डिमिनिश मिला था, इसमें नी जर्क नहीं होगा, इसमें एंकल जर्क होगा, यानी नीचे की तरफ कंप्रेशन आ रहा है, पैथोलॉजी नीचे डेवलप हो रही है, तो उसके हिसाब से एंकल जर्क इसमें डिमिनिश्ड आपको दिखाई देता है। अब क्लिनिकल फीचर के बाद हम एग्जामिनेशन देखेंगे, इसमें हम पेशेंट को क्या एग्जामिन कराते हैं डिजीज कंफर्मेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में ही बताया कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है SLRT, स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट। पूरी मेथड हमने आपको समझाई कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में टेबल पर लेटाते हैं, लेटाने के बाद पेशेंट को रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स के बाद में जो एग्जामिनर होता है वो उसके लेफ्ट थंब से लेफ्ट हाथ से नी जॉइंट को कंप्रेस करेगा और पैसिव मूवमेंट हम पेशेंट की लेग की कराते हैं। तो जहां पर भी पेन होता है पेशेंट को, उस पॉइंट पर अपन पेशेंट को रोक देते हैं, उस एंगल को नोट करते हैं। वो लगभग 30 to 70 डिग्री का एंगल आता है। उसी का मॉडिफाइड रूप है लेसिग्यूस टेस्ट। लेसिग्यूस टेस्ट में भी SLR टेस्ट तो होता ही है, उसके साथ साथ क्या होता है और थोड़ा मॉडिफाइड है और आगे की तरफ बढ़ता ही है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को जैसे ही पेन होता है SLRT में, उस पॉइंट पर रोककर थोड़ा अपन नीचे लाते हैं, तो जैसे ही नीचे लाएंगे पेन कम हो जाएगा। पेन जैसे ही कम होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पंजा होता है उस पंजे को डॉर्सीफ्लेक्शन अपन करते हैं, पंजे को, पैर के पंजे को ऐसे पीछे खींचेंगे तो पेन होगा, तो उसको बोलते हैं लेसिग्यूस टेस्ट। यानी जहां पेन नहीं हो रहा था नीचे करने से, एंगल कम करने से, और उसके बाद में फिर से अपन ने नर्व को खींचा, ऐसे करने से क्या होगा, नर्व खिंचती है, स्ट्रेचनिंग होती है, तो उसकी वजह से पेन होता है, तो उसको कहते हैं लेसिग्यूस टेस्ट। तीसरा टेस्ट है स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट पेशेंट को इस प्रकार से बैठाते हैं और बैठाने के बाद में पेशेंट को दोनों हाथ पीछे रखते हैं, नी जॉइंट एक्सटेंड होगा और आपकी स्पाइन जो है पूरी की पूरी फ्लेक्स होगी, और फ्लेक्स के बाद में हम देखते हैं कि पेशेंट को उस जिस लेग में डिजीज है उस लेग में पेन होने लगता है, तो इसको कहते हैं स्लम्प टेस्ट। ये भी पॉजिटिव आता है। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस में जो कराते हैं वो एक्सरे, CT स्कैन और MRI। इन 3 इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोसिस कंफर्म होती है कि ये इसका कॉज क्या हो सकता है। साइटिका के जैसे आपको मैंने पहले बताए कई कॉज हो सकते हैं, इसमें हार्निएशन है और भी कई सारे कारण, ऑस्टियोफाइट्स हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकता है, तो वो सारी चीजें इसमें डायग्नोस होकर आ जाती है कि किस कारण से जो है वो हो रहा है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पोर्शन की तरफ। चिकित्सा में जो है आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ हम विशेष ध्यान देंगे, तो आयुर्वेद में भी कई स्टेप्स हैं, जैसे औषधि चिकित्सा, अग्निकर्म चिकित्सा, सिरावेद चिकित्सा और पंचकर्म चिकित्सा। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप इसमें अपन देखते हैं कि औषध चिकित्सा में क्या क्या मेडिसिन हम इन्वॉल्व करते हैं, क्या क्या पेशेंट को एडवाइस करते हैं। वात शामक चिकित्सा से की जाए क्योंकि ये वात व्याधि है, जैसे पहले बताया गया था, ये वात व्याधि होने की वजह से वात शामक चिकित्सा ही इसमें पूर्ण रूप से की जाती है। महारासनादिक्वात, रासना सप्तकवात, दशमूलक्वात, दशमूलारिष्ट, महायोगराज गुगुल, वात गजांकुश रस, बृहद वात चिंतामणि रस, अग्नितुंडी वटी और त्रयोदशांग गुगुल। इन औषधियों का प्रयोग हम बीमारी के हिसाब से, पेशेंट की वय के हिसाब से, एज के हिसाब से इसमें से सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद में प्रॉपर डोज में अंडर द गाइडेंस ऑफ द फिजिशियन इन मेडिसिन का यूज हम पेशेंट्स को कराते हैं। और मेडिसिन के बाद में अग्निकर्म चिकित्सा आती है। अग्निकर्म के ऊपर एक पूरा का पूरा एक लेक्चर मैं बाद में रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा। इसमें अग्निकर्म जो चिकित्सा बताई गई है, इंडिकेशंस आचार्य सुश्रुत ने जो इंडिकेशन दिए हैं कि कहां कहां पर अग्निकर्म किया जा सकता है, तो उसमें लिखा हुआ है त्वग मांस शिरा स्नायु संध्यस्थि स्थिति अत्युग्र रुचि, यानी ऐसी कोई भी डिजीज जिसमें कि रुजा, वेदना बहुत तेज हो, ऐसे सभी अवस्थाओं में अग्निकर्म का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हम देखते हैं कि इस व्याधि में वेदना बहुत होती है, तो उस वेदना को कम करने के लिए हम अग्निकर्म का प्रयोग कर सकते हैं। पंचधातु की सलाका से हम
कर सकते हैं। इसके पहले की स्लाइड थी वो कटिबस्ती की थी। कटिबस्ती का भी हम प्रयोग विभिन्न तेलों से, वातसामक तेल से, जैसे महानारायण तेल, प्रसारणी तेल आदि तेल से कटिबस्ती का हम प्रयोग पेशेंट के ऊपर कराते हैं। पत्रपिंड स्वेद, पत्रपिंड विभिन्न प्रकार के जो वातसामक औषधियों के जो पत्र होते हैं, जैसे कि निर्गुंडी, एरंड, मदार, धतूरा आदि औषधियों का पत्रों से, पत्तों के द्वारा एक पिंड तैयार करते हैं, पोटली तैयार करते हैं, और उस पोटली से सेक हम पेशेंट को उस पर्टिकुलर पार्ट जहां पर पेन हो रहा है, कमर से लेके पैर तक, वहां पर सिकाई सुविधा जिसको हम कहते हैं वो किया जाता है। सिरावेद, जिसको हम मॉडर्न में वेनिसेक्शन कहते हैं, वेन के द्वारा ब्लड को निकालना। तो हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि साइटिका या गृद्धसी के केस में सिरावेद के रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। आचार्य सुश्रुत ने सरक ने सभी संहिताओं में इसका वर्णन किया गया है। जानु संधि ऊपर जो वह चतुरंगुले गृद्धस्याम, यानी जानु संधि के 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे हम सिरावेद का प्रयोग करते हैं, वहां से वेन को पंचर करके ब्लड निकालते हैं, जिससे देखा गया है कि पेशेंट का पेन जो है वो तुरंत सबसाइड होता देखा गया। साइटिका में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो योगासन हम इसमें करते हैं। योगासन औषधियों के साथ साथ, अन्य क्रियाओं के साथ साथ योगासन का अपना एक अलग महत्व है, और उससे पेशेंट की रिलीफ, पेशेंट को जो है आराम बहुत तेजी से मिलता है और जल्दी मिलता है। लेकिन इसमें ये करना चाहिए, शुरुआत जो करनी चाहिए वो किसी योग विशेषज्ञ या योग थेरेपिस्ट या योग इंस्ट्रक्टर के समक्ष ही करने चाहिए, क्योंकि इसमें कौन से आसन नहीं करना चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामने, जैसे जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि सामने झुकने वाले आसान इसमें नहीं करने हैं, पीछे झुकने वाले आसान इसमें हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आसन प्रभावी होते हैं और जिनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें कि सबसे पहले जो कि हम देखते हैं मकरासन। ये हमारे वॉलंटियर हैं, इनसे हम मकरासन आराम आराम से करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके। पेशेंट पीठ के बल लेटता है और लेटने के बाद में इसको हम धीरे धीरे इस प्रकार से, इस पोजीशन को कहते हैं मकरासन। इस आसन को लगभग 10 से 15 बार हम पेशेंट से कराते हैं। दूसरा आसन हम करते हैं, तो एक काम करो, चलो थोड़ा उधर लो, ये बेंच आ रही है। दूसरा आसन जो हम करते हैं इसमें वो है शलभासन। शलभासन, शलभासन में आपको इस प्रकार से लेटना है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपके हाथ के पंजे जो हैं, पैर के जो थाई है उस थाई के नीचे पैर के पंजे आना चाहिए। पैर के पंजे जिस प्रकार से हम दिखाई दे रहा है, पैर के पंजे आगे, पहले दोनों पैर से नहीं करते हैं, पहले एक एक पैर से, क्योंकि दोनों पैर से आपको अगर पहली बार कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले एक पैर से करें, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, फिर धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं। उसके बाद में दूसरे पैर से करें, धीरे धीरे पैर को ऊपर ले जाएं, क्रमशः धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं। जब इसमें आपको कोई समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तब हम दोनों पैर से एक साथ कर सकते हैं। कि यार शुरू में आप करेंगे तो दोनों पैर से करना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए एक एक पैर से आपको शुरुआत करनी है और बाद में जाके ये दोनों पैर से हम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा आसन होता है अर्ध भुजंगासन। भुजंगासन दो प्रकार के हो सकते हैं, अर्ध भुजंगासन और पूर्ण भुजंगासन। तो शुरुआत हम जो करते हैं वो अर्ध भुजंगासन से करते हैं, जैसा कि हमारे वॉलंटियर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्ध भुजंगासन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं।
और फिर धीरे धीरे हम नीचे आते हैं। जैसे धीरे धीरे जा रहे हैं, जिस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर गए थे उसी प्रकार से धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो ये हो गया अर्ध भुजंगासन। इसको हम 5 से 6 बार कर सकते हैं। 10 से 15 बार मकरासन, शलभासन और अर्ध भुजंगासन को उसके बाद 5 बार करना है। इसके बाद में पूर्ण भुजंगासन की तरफ हम जाते हैं। जब इसमें आप ठीक हो जाए, ये आपसे कोई समस्या ना हो, या आप आसानी से करने लगें, तो उसके बाद में पूर्ण भुजंगासन की तरफ हम जाते हैं। ये तभी करना है जब अर्ध भुजंगासन सहजता से होने लगे। इसमें आपका जो सामने का पोर्शन है वो ज्यादा उठता है। इसको हम कहते हैं पूर्ण भुजंगासन। धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं, धीरे धीरे गहरी सांस इसमें छोड़ी जाती है। इसको भी 5 से 10 बार हम पेशेंट को करने के लिए बोल सकते हैं। धीरे धीरे करना है। किसी भी आसन में, आसन जो आसानी से किए जा सके उन्हीं को आसन कहते हैं। तो कभी भी जो है शीघ्रता या हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। योगासनों को आसानी से धीरे धीरे आपको सहजता के साथ में करना है। अब चौथा आसन जो होता है, पांचवा, वो है मरकट आसन। ये देखिए, ये मरकट आसन की पोजीशन ले लें और मरकट आसन में इस प्रकार से पैरों को मोड़कर दाहिनी तरफ ले जाएं। दोनों हाथों को कंधे से फैला के रखें। इसको कि हम ट्विस्ट भी कह सकते हैं, शरीर को ट्विस्ट करना। ये साइटिका के साथ साथ पेट की चर्बी को कम करने में भी सहायक होता है। वापस मध्य स्थिति में घुटनों को लाते हैं, पुनः बाएं तरफ घुटनों को ले जाते हैं और सिर आपका अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। इसको बोलते हैं मरकट आसन। इसको भी हम 5 से 7 बार प्रतिदिन इसी क्रम में करते हैं। ये 4-5 आसन यदि पेशेंट को हम बताते हैं और पेशेंट इनको नियमित रूप से करता है तो निश्चित रूप से पेशेंट की साइटिका की जो समस्या है, वो साइटिका की समस्या बहुत जल्दी पेशेंट की आराम मिलता है पेशेंट को। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि साइटिका के अंदर मरीज को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये एडवाइस देना मरीज को बहुत जरूरी है। क्या कर सकते हैं? कई लोग क्या होते हैं, जैसे पेन होता है तो दिन भर बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं, जबकि हम उसको ये एडवाइस करना है कि आपको लगातार विश्राम नहीं करना है। दिन भर कुछ ना कुछ क्रियाशीलता शरीर के अंदर बनी रहनी चाहिए। तो इससे प्रैक्टिकली देखा गया है कि पेशेंट को धीरे धीरे आराम मिलता है। सोते समय अच्छी नींद आए, इसके लिए हम घुटनों को, घुटने के नीचे तकिया या कोई मोटा पैड लगा के सोते हैं, जिससे कि मसल स्ट्रेच नहीं होती है। और जब मसल स्ट्रेच नहीं होगी तो पेशेंट को दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा तो पेशेंट को नींद अच्छी आएगी। हल्के व्यायाम करने के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप जो है धीरे धीरे हल्के व्यायाम या हल्के जो अभी आपको आसन बताए गए उन आसनों का प्रयोग कर सकते हैं। शरीर को सही स्थिति में रखना। मरीज क्या करता है, या व्यक्ति, मरीज नहीं बोलेंगे, व्यक्ति अपने बॉडी की पोजीशन को बहुत खराब स्थिति में रखता है। यानी गाड़ी चला रहा है तो उसकी स्थिति बहुत ही खराब होती है, बिस्तर पर लेटा है तो उसकी स्थिति खराब रहती है, चेयर पर बैठा है तो स्थिति खराब होती है। मतलब उसकी जो कमर वो झुकी रहती है इस प्रकार। तो ये पेशेंट को रखना है कि कमर सीधी रख के, जहां भी बैठना है सीधी कमर रख के बैठे, गर्दन सीधी रहे। तो ऐसी स्थिति अगर रहेगी, हम यहाँ पर पेशेंट की बात कर रहे हैं, तो पेशेंट को तो और विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि व्यक्ति पेशेंट नहीं है तो सामान्य स्वस्थ अवस्था में भी व्यक्ति को अपने शरीर की पोजीशन बैठते समय, सोते समय, गाड़ी चलाते समय एक अच्छी स्थिति में रखना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना चाहिए। पेशेंट को क्या एडवाइस है कि आप ये काम नहीं करना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पूर्ण विश्राम नहीं करना चाहिए, यानी व्यक्ति दिन भर बिस्तर पर ही लेटा रहे, ये इसको एडवाइस नहीं करते। यदि व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है
तो स्मोकिंग मना करने, स्मोकिंग को अपन नहीं करने के लिए उसको एडवाइस करते हैं कि आप स्मोकिंग बंद कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारी वस्तु नहीं उठाना। यानी कोई ऐसा व्यक्ति यदि कार्य कर रहा है कि जो भारी वस्तु उसमें उसको उठानी पड़ रही है, तो भारी वस्तु से उठाने से उसको बिल्कुल मना करते हैं, बोल देते हैं कि तभी आपकी औषधि कार्य करेगी जब आप भारी उठाना, सामान उठाना बंद करेंगे। क्योंकि हम जब सामान उठाते हैं तो पूरा लोड जो है व्यक्ति की कमर पर पड़ता है, लंबर रीजन पे पड़ता है, तो उससे जो हार्निएशन हुआ है वो हार्निएशन जो है और कंप्रेस होता है, और कंप्रेस होगा तो पेशेंट को पेन बढ़ता है। ये इस प्रकार की पेशेंट हिस्ट्री बताते भी हैं कि जब कोई भारी सामान उठाता है या झुक के काम करता है तो पैरों में दर्द बढ़ जाता है। इसलिए उसको मना करते हैं कि भारी सामान न उठाए, या भारी जो यदि कुछ कार्य ऐसा कर रहा है तो वो उससे अपन मना करते हैं। सामने झुकने वाले आसन और व्यायाम नहीं करने के लिए उसको पेशेंट को बोलते हैं कि आप कोई भी आसन यदि कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं तो सामने झुककर करने वाले कोई भी कार्य नहीं करना है। यदि कोई वस्तु गिर भी जाती है तो उसको तुरंत इस प्रकार से नहीं उठाना है। आपको पहले सिटिंग करनी है, सिटिंग करने के बाद में घुटने को मोड़ के बस धीरे धीरे सामान को उठाना है। यानी आपकी स्पाइन जो है, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, झुकनी नहीं चाहिए। आप यदि स्पाइन झुकेगा तो पेशेंट के पेन बढ़ेगा और नर्व ज्यादा कंप्रेस होगी तो उससे तकलीफ और बढ़ेगी। तो इन बातों का हम पेशेंट को मना करते हैं कि ये बातें आपको नहीं करना है। चैनल आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जलाना जरूर भूलें। नेक्स्ट एपिसोड या पार्ट जो होगा वो किसी और दूसरी डिजीज का होगा, वो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।